तो मैकेनिज्म के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। मैकेनिज्म में हमने जान लिया कि किसी भी यदि कोई हमें कीटो पार्ट दिया हुआ है तो उस कीटो का इनॉल किस तरह से बनाते हैं, वो किस तरह से बनता है कीटो से इनॉल। तो ये चीज़ हम लोग मैकेनिज्म में देखें, एसिडिक मीडियम में किस तरह से कीटो से इनॉल का फॉर्मेशन होता है, यदि मीडियम अल्कलाइन हो तो उसमें कीटो से इनॉल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, ये हमने देख लिया। ठीक, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम कह सकते हैं इस पूरे टॉटोमेरिज्म पार्ट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इनॉल कंटेंट। तो इसलिए हेडिंग आप डालिएगा आप लोग इनॉल कंटेंट। तो हेडिंग डाल लो आप लोग इनॉल कंटेंट। सबसे पहली बात आप लोग को चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताए थे कि कीटो और इनॉल जो मेन जो टॉटोमेरिज्म आपको पढ़ना है वो है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का जैसा मैं कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यदि यहाँ से मैं कोई एक इनॉल बनाऊँ तो मान लो यहाँ से H+ निकालना है। मैकेनिज्म में आपको बता चुका हूँ किस तरह से कीटो से इनॉल बनाना है, वो स्टेप बाय स्टेप था कि कितना स्टेप लगता है कीटो से इनॉल बनने में, कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक, लेकिन आपको उतना बार बार नहीं करना है, आपको शॉर्टकट तरीका मैं बताया हूँ, H को निकालना है, O पे डाल देना है और फिर यहाँ का बॉन्ड को आपको इसके बीच में ले आना है, CO बॉन्ड को इस CC के बीच में ले आना है। तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे इनॉल बनाने के लिए CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ OH CH3, तो ये हमारा इनॉल फॉर्म है और ये है कीटो फॉर्म। अब आपको बताना है कि इस कीटो इनॉल में कौन मोर स्टेबल है, कीटो इनॉल में कौन ज्यादा अमाउंट में होगा प्रेजेंट, किसका परसेंटेज इन द सॉल्यूशन विल बी मोर, ज्यादा कौन होगा। तो आपको पहले ही दिन हम बताए थे ये चीज कि यहाँ पे जो H निकल रहा है, कौन सा H+ निकल रहा है, यहाँ से ये H+ निकल रहा है। कोई भी कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म या कोई भी टॉटोमेरिज्म की बात करते तो वो एक इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन का मतलब यहाँ एक एसिड बेस रिएक्शन चल रहा है सेम मॉलिक्यूल के अंदर। यदि यहाँ पे देखें तो यहाँ से एक H+ निकला होगा, H+ निकला होगा और ये H+ निकला तो माइनस चार्ज यहाँ पे आया। यदि मैं यहाँ से यदि यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे एसिड पार्ट और बेस पार्ट क्या होगा। तो यदि यहाँ पे हमने जैसे देखा ये वाला H+ लूज किया, जो H+ लूज करेगा वो एसिड कहलाएगा और H+ गेन कौन किया, ये किया तो इसे हम बेस कह देंगे। ये H+ लूज किया तो एसिड और H+ लिया तो ये बेस। ठीक, H+ डोनर एसिड, H+ एक्सेप्टर बेस। यहाँ पे यदि देखा जाए यदि हमें इस इनॉल से कीटो बनाना है तो हमें क्या करना होगा, इस H+ को निकालना होगा। H+ निकालेंगे माइनस चार्ज आएगा। देख लो यार मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ एक स्ट्रक्चर, ऑलरेडी ये सब मैं बता चुका हूँ। मान लो ये हमारे पास इनॉल दिया हुआ है, इनॉल क्या देख रहे हो ना, इनऑल। तो इस तरह से यदि इनऑल दिया हुआ है तो इसे कीटो बनाना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ से H+ को निकालेंगे, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ब्रेक कुछ ऐसा करेंगे, इस पे माइनस और इस पे प्लस। ये H+ यहाँ से जो निकलेगा ये H+ इस वाले पे अटैक कर देगा। ठीक, जैसे ही अटैक करेगा तो ये CH2 से CH3 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस और ये माइनस के बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड और इधर CH3 रह जाएगा। यानी इस इनॉल से भी ये कीटो हम बना सकते हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर से ये बन रहा है और इससे दोबारा ये बन सकता है। ठीक, इसी चीज को यहाँ पे मैंने समझाया कि ये कीटो से इनॉल कैसे बना और इनॉल से कीटो कैसे बना है। तो अब मैं ये नीचे मिटा देता हूँ। अब आप लोग से सवाल मैं कर रहा हूँ कि इस वाले में कौन एसिड की तरह बिहेव करेगा और कौन बेस की तरह बिहेव करेगा। देखो यहाँ पे अब H+ कौन लूज कर रहा था, ये वाला पार्ट H लूज कर रहा था, ये पार्ट एसिड कहलाएगा और H+ के गेन कौन कर रहा था, ये तो ये वाला पार्ट अब बेस कहलाएगा। और किसी भी कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में कोई भी यदि एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है तो हमेशा रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से वीक एसिड वीक बेस की ओर। यदि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हमेशा डायरेक्शन जो होता है रिएक्शन का स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से वीक एसिड वीक बेस की ओर होता है। ऑलरेडी हम आपको पहले ही दिन बता चुकी है सब कुछ, फिर भी एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। तो अब यदि देखा जाए रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ज्यादा होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन कम होगा। तो यदि हम इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम पे बात करें तो इक्विलिब्रियम पे किसका अमाउंट ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली इसका। क्यों, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ओवरऑल वीक एसिड वीक बेस का जो कंपोजिशन है परसेंटेज जो है वो ज्यादा होगा। इसका मतलब जिधर भी आपको वीक एसिड वीक बेस दिख रहा है इसमें वहां परसेंटेज ज्यादा होगा उस चीज का। तो अब यहाँ पे वीक एसिड वीक बेस पार्ट किस साइड प्रेजेंट है, तो आपको एसिड और बेस दोनों देखने की जरूरत नहीं है, आप केवल एसिड देख लो या केवल बेस देख लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो जब भी क्वेश्चन आए तो आप केवल एसिड देखकर ही काम चला लोगे। तो वीक एसिड वीक बेस किधर दिख रहा है, तो यहाँ का एसिड ये है, यहाँ का एसिड ये है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे माइनस चार्ज इस C पे है, यहाँ पे माइनस चार्ज इस वाले O पे आएगा। माइनस चार्ज कौन सा ज्यादा स्टेबल है, O पे माइनस या C पे माइनस, O पे माइनस ज्यादा स्टेबल है। यदि ज्यादा स्टेबल इसका मतलब यहाँ से H+ का निकलना जो था वो ज्यादा फेवरेबल था।
ठीक, मतलब यहाँ से H+ आसानी से निकल जाएगा, इसका H+ रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगा, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और ये एसिड क्या हो जाएगा, वीक एसिड। ये चीज समझ में आ रहा है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड क्यों हुआ, क्योंकि H+ निकलने के बाद यदि स्टेबल एनायन बन रहा है तो वहां से H+ आसानी से निकल जाएगा, उस एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड कह देगा। सेम चीज यहाँ पे हो रहा है, OH से H+ निकलना आसान है, माइनस चार्ज मोर स्टेबल है, यानी ये वाला एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस तरह से ये वीक एसिड वो स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका मतलब दोनों में से इक्विलिब्रियम पे बात करें, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कीटो और इनॉल में कौन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो डेफिनेटली कीटो जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक, तो एक चीज आप पॉइंट करके नोट करके लिख ले, जनरली कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। मतलब यदि इक्विलिब्रियम की बात करें तो हमेशा कीटो का जो परसेंटेज होता है वो इनॉल से ज्यादा होता है, कीटो मोर स्टेबल होता है देन इनॉल। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे, परसेंटेज ऑफ कीटो फॉर्म इज ग्रेटर देन इनॉल फॉर्म। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये जनरली है, हर समय ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि इनॉल का परसेंटेज जो है वो बढ़ जाता है, तो वो कौन सा स्पेशल केसेस है जहां इनॉल का परसेंटेज कीटो से ज्यादा हो जाता है, उसको हम लोग अभी अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक, स्पेशल केसेस को छोड़ दिया जाए तो कीटो का परसेंटेज होता है वो इनॉल से ज्यादा होता है एट इक्विलिब्रियम। ओके, अब हम लोग वो स्पेशल केस जानेंगे जहां इनॉल का परसेंटेज कीटो से ज्यादा हो जाता है। ठीक, तो स्पेशल केस में आते हैं हम लोग। पहला केस, यदि कहीं भी इनॉल में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ जाए, ये सारे पॉइंट को मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। यदि कहीं भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ जाए तो ऐसे में वहां इनॉल का कंटेंट कीटो से ज्यादा होगा। सेकंड, H बॉन्डिंग, यानी कहीं इनॉल बना और उस इनॉल में H बॉन्डिंग आ जाए, या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ज्यादा अप्रोप्रिएट, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, यदि कहीं इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग आ जाए तो वहां पे भी इनॉल का कंटेंट कीटो से ज्यादा हो जाएगा। थर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरोमेटिसिटी, यानी किसी इनॉल में मान लो इनॉल बनने से उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया, तो इनॉल बनने से यदि एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया तो अगेन उसका इनॉल कंटेंट कीटो फॉर्म से ज्यादा। थर्ड, एरोमेटिसिटी। फोर्थ पॉइंट जो है एंगल स्ट्रेन। बहुत सारे स्ट्रक्चर में ऐसा दिखेगा कि इनॉल में एंगल स्ट्रेन कम हो गया, कीटो में एंगल स्ट्रेन ज्यादा था, तो यदि कहीं एंगल स्ट्रेन कम हो रहा है तो ऐसे केस में भी इनॉल का कंटेंट कीटो से बढ़ जाता है। तो ये आपको 4 पॉइंट ध्यान में रखना है। यदि इनॉल में हो रहा है, यदि कहीं किसी इनॉल में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ गया, या इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग आ गया, या इनॉल एरोमेटिक बन गया, या फिर एंगल स्ट्रेन कम हो गया इनॉल में, तो ऐसे केस में इनॉल का कंटेंट कीटो से बढ़ जाता है। ठीक, तो ये आप लोग 4 पॉइंट ध्यान में रखना। ये स्पेशल केसेस है जहां इनॉल का कंटेंट कीटो से ज्यादा हो जाता है, और बाकी केसेस में कीटो का परसेंटेज जो होगा मिक्सचर में वो हमेशा इनॉल से ज्यादा है। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, ये स्ट्रक्चर है, ये इसका कीटो फॉर्म है। यदि इसका हमें इनॉल फॉर्म बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे इसका इनॉल फॉर्म, तो यहाँ पे H हमें दिख रहा है, ये H को यहाँ से हटाएंगे, माइनस आएगा और ये इस O के साथ जाकर ऐड हो जाएगा। तो अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगा यार, बार बार अब मैं ये तुम्हें कीटो से इनॉल किस तरह से बन रहा है ये नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी मैं बहुत सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवा चुका हूं, तो इसलिए अब आप लोग को खुद इतना बनाने को आ जाना चाहिए। ठीक, तो ये कीटो से इनॉल बना, कहाँ का हाइड्रोजन को हमने निकाला, यहाँ का निकाला, यहाँ का भी हाइड्रोजन को निकाल सकते थे, लेकिन यदि यहाँ से हम हाइड्रोजन निकालते तो बॉन्ड हमारा यहाँ आता, और यदि डबल बॉन्ड यहाँ आता तो वो इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर पाता। लेकिन मैंने यदि यहाँ से H+ को निकाला तो यहाँ पे बॉन्ड आया, और अब देखो यहाँ पे क्या है, ये डबल सिंगल डबल रेजोनेंस में आ गया ना, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ एक्सटेंडेड कंजुगेशन आ गया, और यहाँ पे क्या है, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इस तरह से यहाँ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ गया, इसलिए यहाँ इनॉल का कंटेंट कीटो से ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया? तो ये तो एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का एग्जांपल समझ लिया हमने। अब आते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग के केस पे। मान लो ये मॉलिक्यूल हमारे पास है, इसका यदि हमें इनॉल बनाना होगा तो ऑलरेडी मैं इसका इनॉल बना के आप लोग को पहले बताया हूं किस तरह से इनॉल बनता है। यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा इधर,
तो यहाँ पे एक कीटो फॉर्म था, इसका इनॉल हमने कुछ ऐसा बना दिया। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जब OH आया, यहाँ से हमने हाइड्रोजन को निकाला, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे OH आया और ये H देखो इसके साथ H बॉन्डिंग कर लिया इस O के साथ, तो यहाँ पे H बॉन्डिंग आ गया, इसलिए इसका अमाउंट जो है अगेन बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे भी इनॉल फॉर्म जो है वो कीटो फॉर्म से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो ये ऑलमोस्ट सॉल्यूशन में 100% हो जाता है और ये जो है ऑलमोस्ट 0% के आसपास होता है। तो इस तरह से यहाँ पे भी हमने देखा इनॉल का कंटेंट जो है वो कीटो से ज़्यादा है। इसके अलावा थर्ड देखते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर। हमारे पास ये कीटो फॉर्म है, क्या ये कीटो अभी एरोमेटिक है? तो आंसर इज नो, ये एरोमेटिक नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका हम इनॉल फॉर्म बनाते हैं। इनॉल किस तरह से बनाएंगे? तो इसके लिए हमें यहाँ से एक H+ निकालना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी H+ हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से नहीं निकालते। sp2 हाइब्रिडाइज यहाँ सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ से नहीं निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। H+ निकालेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा, इस माइनस के साथ फिर ये बॉन्ड बना लेगा, ठीक, बॉन्ड को ब्रेक करने से। तो यहाँ पे इसका जो इनॉल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। और अब ध्यान से यदि देखा जाए तो इस एनॉल में क्या आ चुका? एरोमेटिक कैरेक्टर आ चुका, ये बेंजीन रिंग बन चुका। तो इस तरह से ये कीटो फॉर्म से जब इनॉल फॉर्म बना तो इनॉल में एरोमेटाइजेशन आ गया। एरोमेटाइजेशन आने की वजह से ये अब ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे भी इनॉल का कंटेंट जो है वो कीटो से कहीं ज़्यादा होगा। ठीक, तो इस तरह से हमने एक एक करके तीनों का एग्जांपल देख लिया। एक्सटेंडेड हो, इंट्रामोलिकुलर हो, एरोमेटिसिटी हो, ये सब इनॉल कंटेंट को बढ़ा देता है। एक एंगल स्ट्रेन है, तो एंगल स्ट्रेन का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एंगल स्ट्रेन के एग्जांपल को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो CH C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है। और इधर पे मान लो ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमारे पास है। ठीक, ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को मैं फिलहाल बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो गया, ये इसे मैं 5 से डिनोट करता हूँ। जब इसका इनॉल बनाएंगे तो इनॉल कुछ इस तरह से बनेगा। CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड COH, यहाँ H, इधर भी फाई आ जाएगा, इधर भी फाई आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को मैंने 5 से डिनोट कर दिया। ठीक, तो यदि यहाँ से देखें तो यहाँ से H+ निकालेंगे, H+ निकालने के बाद यहाँ इनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, दिख रहा है। यदि यहाँ पे देखें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है इस ये कार्बन। यदि sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। ठीक, लेकिन जब ये इनॉल में गया तो इनॉल में जाते ही इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया, चेंज होकर कितना हो गया? sp2। और यदि sp2 है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? अब 120 डिग्री। यानी जब ये कीटो फॉर्म में था तो sp3 हाइब्रिडाइज था, लेकिन जब इनॉल फॉर्म में आया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। मतलब बॉन्ड एंगल भी एक तरह से देखें तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। 109 डिग्री 28 मिनट से बॉन्ड एंगल हो रहा है 120 डिग्री। अब आप लोग सोचकर बताओ, ये बहुत ही बल्कि ग्रुप दिख रहा है। जब कोई बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप लगा हो तो ऐसे में क्या होगा? इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा। यदि इन दोनों के बीच रिपल्सन है, बॉन्ड एंगल इन दो ग्रुप के बीच कम हो या ज़्यादा हो, जिससे कि ये रिलैक्स फील करे, स्टेबल फील करे, तो यदि बॉन्ड एंगल इन दोनों के बीच में कम होगा तो जाहिर सा बात है यहाँ रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा, ये सिस्टम अनस्टेबल होगा। लेकिन यदि इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल बढ़ जाए तो इनके बीच रिपल्सन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 109 डिग्री पे और यहाँ पे ये अब 120 डिग्री के एंगल पे है, तो इस दोनों में रिपल्सन कम कहाँ होगा? तो डेफिनेटली यहाँ रिपल्सन कम होगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। रिपल्सन कम हो गया तो हम बोल सकते हैं एंगल स्ट्रेन कम हो गया। तो इस वजह से यहाँ जो है इनॉल कंटेंट ज़्यादा होगा देन कीटो फॉर्म। ठीक, तो इस तरह से ये सब स्पेशल केसेस है। तो ये 4 स्पेशल केसेस याद रखना है आपको। पहला, यदि कहीं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ जाए। दूसरा, आपको इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग में भी इनॉल कंटेंट बढ़ जाता है। थर्ड है एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिसिटी यदि आ जाए तो इनॉल कंटेंट बढ़ जाएगा। और फोर्थ है एंगल स्ट्रेन, यानी एंगल यदि बल्कि ग्रुप लगा है तो उनके बीच का एंगल जितना ज़्यादा हो उतना अच्छी बात है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो अब आप लोग ये चीज़ नोट कर लो। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। चलिए अब एक एक करके हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके ऊपर। आपको सबसे पहले ये जो गिवन स्ट्रक्चर दिया है इसका आपको इनॉल बनाना है, और फिर आपको ये भी बताना है कि इनॉल और कीटोन में कौन ज़्यादा, किसका कंटेंट ज़्यादा होगा सॉल्यूशन में। ठीक, एक एक करके सबसे पहले हम लोग इनॉल बनाना स्टार्ट करते हैं सभी का। ये कीटो फॉर्म दिख रहा है, इसका इनॉल बनाना है। H यहाँ से निकालेंगे, CH2 डबल बॉन्ड COHH,
सबका पहले हम लोग इनॉल बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग इनॉल कंटेंट पे आ जाएंगे। यदि यहाँ पे बनाना हो तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ से एक H प्लस निकालेंगे। इस तरह से स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका यदि हमें बनाना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक H दिख रहा है, इस H को निकाल दो। जहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे हाइड्रोजन है वहीं से H प्लस को निकालना है, इससे इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से हम हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ से निकालना है। कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, डबल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन को नहीं निकालेंगे। चलो यहाँ से यदि निकालेंगे तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ये OH। ठीक, अभी हम केवल इनॉल बनाते जा रहे हैं, उसके बाद हम इसके कंटेंट पे आएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दो जो डबल बॉन्ड OH दिख रहा है, आपको पता होगा कि ये दो डबल बॉन्ड O जो दिख रहा है ये कभी भी एक साइड नहीं रहते, सेम साइड नहीं रहते, ये दो ऑक्सीजन जो है वो अपोजिट साइड पे रहते, इसलिए इसका इनॉल हम कुछ इस तरह से बनेगा। और यहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअली ऐसा होगा। ठीक, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको दोनों सेम साइड दिखा दिया जाए, लेकिन आप ध्यान रखना ये दोनों सेम साइड पे नहीं रहेगा। ये एग्जांपल मैंने पहले भी बताया था। और एक स्ट्रक्चर इसका रिंग फॉर्म में भी होता है, ऐसा वाला। तो यहाँ पे दोनों के बीच में जब इनॉल बनता है तो यहाँ पे H बॉन्डिंग होता है, लेकिन यहाँ पे इनॉल बनने के बाद भी कोई H बॉन्डिंग नहीं होता। तो इस चीज़ को मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका था। इस वाले स्ट्रक्चर में इनॉल बनाते हैं CH3 डबल बॉन्ड C, यहाँ OH और यहाँ H। इस वाले स्ट्रक्चर पे आ जाओ, यहाँ पे मान लो मैं OH बना देता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इस तरह से। यहाँ पे देखना ध्यान से, OH कुछ इस तरह से, यहाँ पे अगेन H बॉन्डिंग आ जाएगा। अब एक एक करके मैं इन सभी का इनॉल कंटेंट का ऑर्डर देखता हूँ, क्या होगा इनका इनॉल कंटेंट का ऑर्डर। सबसे पहले इस वाले स्ट्रक्चर में आ जाओ। इस वाले स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है, ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म। क्या इनॉल में कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक, यहाँ पे ना कोई एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ना H बॉन्डिंग, ना एरोमेटिक कैरेक्टर, ना कोई एंगल स्ट्रेंथ है। तो इस तरह से यहाँ पे कीटो फॉर्म जो होगा वो ज़्यादा होगा। इस दोनों में यदि बात करा जाए तो यहाँ पे क्या ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, नहीं है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो तो ये एरोमेटिक हो चुका है। कैसे देख लो, यहाँ पे कॉन्जुगेशन टूट चुका है, सिंगल फिर सिंगल बॉन्ड, तो दो सिंगल आ गया, कॉन्जुगेशन टूट गया, तो ये एरोमेटिक नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो तो डबल सिंगल, और यहाँ पे बताया था ना ये माइनस और ये प्लस, ये भी इस तरह से माइनस और ये भी प्लस, डबल सिंगल प्लस चार्ज माइनस चार्ज को हम लोग डबल पढ़ते हैं। तो इस तरह डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेशन में आ रहा है। और पाई इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो पाई बॉन्ड के कारण, एक पाई बॉन्ड है तो दो पाई इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक हो गया तो यहाँ पे भी इनॉल कंटेंट ज़्यादा होगा। इस वाले मॉलिक्यूल में आ जाओ, अगेन यहाँ पे देखो तो डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, यहाँ पे देखो ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल है, दो सिंगल एक साथ आ गया, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। यदि यहाँ पे चेक करा जाए तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, फिर यहाँ पे यदि हम ब्रेक करेंगे तो माइनस चार्ज प्लस चार्ज, तो ये प्लस आने की वजह से यहाँ प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आने की वजह से कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो जाएगा। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, प्लस चार्ज को डबल पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। जब भी चेक करना हो कॉन्जुगेशन में है या नहीं, तो प्लस चार्ज हो, माइनस चार्ज हो, फ्री रेडिकल हो, ये सब को आपको डबल पढ़ना है, लोन पेयर हो, ये सब को आपको डबल पढ़ना है। तो यहाँ पे भी एरोमेटिसिटी आ गया। यदि एरोमेटिसिटी देख लो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक हो गया तो इसका इनॉल कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, देखते हैं यहाँ पे ये दोनों C डबल बॉन्ड और कीटो फॉर्म है, यहाँ पे इनॉल फॉर्म है, यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन प्रेजेंट, सॉरी यहाँ पे कोई H बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं हो रहा है। जब H बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे कीटो फॉर्म ही ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन यदि यहाँ H बॉन्डिंग हो जाता तो इनॉल का कंटेंट बढ़ जाता कीटो से, लेकिन फिलहाल H बॉन्डिंग नहीं है इसलिए कीटो फॉर्म ज़्यादा है। इस वाले एग्जाम्पल में आ जाओ, क्या कुछ हो रहा है, नहीं, यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, कीटो और इनॉल, यहाँ पे भी कुछ स्पेशल नहीं है, तो कीटो फॉर्म जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे H बॉन्डिंग हो गया, कितना मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर रिंग का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है H बॉन्डिंग के कारण, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग के कारण। तो इनॉल में H बॉन्डिंग आ गया तो इसलिए यहाँ पे भी इनॉल का कंटेंट बढ़ जाएगा पहले से, ठीक। तो इस तरह से इनॉल कंटेंट वहाँ ये 4 स्पेशल केसेस याद रखेंगे आप लोग। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, दूसरा पॉइंट था इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, तीसरा एरोमेटाइजेशन एरोमेटिसिटी, और चौथा एंगल स्ट्रेंथ। ये चारों पॉइंट यदि कहीं आता है तो ऐसे में इनॉल कंटेंट बढ़ जाएगा कीटो से, ठीक है। नेक्स्ट है इनॉल कंटेंट ऑर्डर।
मतलब कि अब आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको सभी का इनॉल बना के उनका कंटेंट ऑर्डर बताने की कहाँ इनॉल इनॉल का जो कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आपको 6 ऑप्शन दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6, इस वजह से सबसे ज़्यादा इनॉल कंटेंट किसका है। तो ध्यान रखेंगे जब भी आपको कंपेयर करने को आए इनॉल कंटेंट ऑर्डर, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, और वो किस चीज़ का, माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी। मतलब इनॉल कंटेंट जो होता है वो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी नहीं, नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी, यानी जो नेगेटिव चार्ज आता है H+ के हटने से, यदि कोई एसिडिक हाइड्रोजन को H+ की तरह हटा रहे हैं तो वहाँ जो नेगेटिव चार्ज आएगा उस नेगेटिव चार्ज का आप स्टेबिलिटी देख लो, और वो नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ इनॉल कंटेंट का जो अमाउंट है उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, तो आपको सिंपली स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज देख लेना है। हाँ, आपको ये पहचानना पड़ेगा कि कौन सा हाइड्रोजन आपको पहले हटाना है। जो हाइड्रोजन आप हटा रहे हो उसका वहाँ माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी देख लो। तो अब इस चीज़ को मैं इस क्वेश्चन में लगा कर देखता हूँ। ओके, सबसे पहले यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन लगे, तो ये तो C डबल बॉन्ड O के साथ H लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ का H हटाएंगे, माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन को नहीं हटा सकते, ये एल्डिहाइड का हाइड्रोजन है। यदि यहाँ से मैं हाइड्रोजन हटाऊँ तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊँ तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। इस दोनों माइनस चार्ज में ज़्यादा स्टेबल माइनस चार्ज किसको कहेंगे, तो देखो यदि ये माइनस चार्ज आता है तो यहाँ पे ये इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, केवल यहीं पे रेजोनेंस हो पाएगा इस माइनस चार्ज का। लेकिन यदि मैं यहाँ से माइनस चार्ज निकालूँ तो यहाँ पे इसके साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, इसके साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, तो ये वाला माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन को हटाएंगे। और याद होगा जब भी दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में जो हाइड्रोजन होता है उसे हम एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखने का इस चीज़ का, ये जो हाइड्रोजन होता है एसिडिक होता है जब भी दो कार्बोनिल के ग्रुप के बीच में माइनस चार्ज आ जाता है। जो H होता है वो एसिडिक होता है, क्यों, माइनस चार्ज हटने से ये दोनों साइड रेजोनेंस करता है। यहाँ से भी सेम चीज़, माइनस चार्ज यहीं से मतलब ये माइनस चार्ज यहीं पे बनेगा क्योंकि ये दोनों साइड रेजोनेंस करेगा। यहाँ पे भी माइनस चार्ज यहीं पे बनेगा क्योंकि अगेन दोनों साइड रेजोनेंस करेगा। यहाँ पे भी यही चीज़ होगा, यहाँ पे भी यही चीज़ होगा। यहाँ पे भी माइनस चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ भी देखा तो माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से माइनस चार्ज कहाँ पे बनाना है ये तो हमने सीख लिया। आपको माइनस चार्ज वहाँ बनाना है जो माइनस चार्ज मोर स्टेबल हो। ठीक, अब हमें इस माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी को चेक करना है, तो चलिए एक एक करके स्टेबिलिटी देख लेते हैं। यहाँ पे माइनस चार्ज C डबल बॉन्ड और रेजोनेंस कर रहा है दोनों साइड। यदि ये पार्ट को देखा जाए, ये वाला पार्ट को, ये पार्ट हर एक में कॉमन दिख रहा है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये HH लगा हुआ है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लग गया CH3 और दूसरे साइड H। तो पहले हम लोग इस दोनों को कंपेयर करते हैं, इस दोनों माइनस चार्ज में कौन ज़्यादा स्टेबल कौन लेस स्टेबल है। तो यहाँ पे HH लगा हुआ है, H का नो इफेक्ट, H यदि कहीं लगा है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ना वो स्टेबिलिटी बढ़ाता है ना स्टेबिलिटी को कम करता है। लेकिन यहाँ पे एक तरफ तो H लगा है लेकिन दूसरे साइड क्या लगा है CH3 कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, एंड प्लस आई गिव्स व्हाट, माइनस चार्ज। तो इस तरह से हम क्या देखें, इस माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी कम हो गया। समझ रहे हो ना ये चीज। तो यहाँ पे CH3 के लगने से इस माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी कम हो गया। यहाँ पे आओ चेक करते हैं, यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है, दोनों साइड CH3। तो यह प्लस आई गिव्स माइनस, प्लस आई गिव्स माइनस, दोनों साइड से प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो ऑलरेडी माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी हम लोग GOC में पढ़ चुके हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये सब में अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस आई गिव्स माइनस, सॉरी यहाँ पे तो HH था, नो इफेक्ट, यहाँ पे एक साइड CH3 लगा था, यहाँ पे दोनों साइड से CH3 लगा हुआ था, दोनों तरफ से इसको माइनस चार्ज मिल रहा है, इसका जो डिस्टेबलाइजेशन है वो बढ़ रहा है CH3 के कारण। यदि 1 2 3 में केवल कंपेरिजन हो तो 1 2 3 में माइनस चार्ज सबसे स्टेबल कौन सा है, फर्स्ट वाला, देन सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला। इतना तो समझ में आ रहा है। चलिए इसी में फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ भी है, ये चीज़ मैं मिटा दे रहा हूँ। इस चीज़ को आप लोग लिख जरूर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनऑल कंटेंट जब भी कंपेयर करना आए तो आपको इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको कंपेयर करना होगा। इनऑल कंटेंट प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ H+। चलो यहाँ पे देखते हैं अब माइनस चार्ज, यहाँ पे OMe का कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, तो देखो OMe अब यहाँ पे प्लस M इफेक्ट शो करेगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, लोन पेयर है तो ये नेगेटिव चार्ज देगा, ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है, CH3 लगा हुआ है,
यदि मैं इसको उस वाले ग्रुप के साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस एम से माइनस चार्ज आ रहा है, वहाँ पे दोनों साइड से प्लस आई से माइनस चार्ज आ रहा था, तो जाहिर सा बात है यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा ही कम हो जाएगा। यदि यहाँ पे देखा जाए ओ एम ई दोनों साइड लगाए, दोनों साइड से प्लस एम, तो यहाँ पे इसका स्टेबिलिटी और क्या हो चुका है, कम हो चुका है। यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा हुआ है, पीएच, पीएच कहता है बेंजीन रिंग, तो ध्यान देना पीएच यहाँ पे जो होगा वो इसके साथ रेजोनेंस नहीं करेगा इस माइनस चार्ज के साथ, ठीक, डबल सिंगल सिंगल रेजोनेंस नहीं कर रहा, तो ऐसे में पीएच का कौन सा इफेक्ट देखेंगे हम लोग, माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे भी पीएच का कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा, एंड माइनस आई गिव्स प्लस चार्ज, माइनस आई गिव्स प्लस चार्ज, तो यहाँ पे पीएच के कारण क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी बढ़ गया। तो अभी तक ये देख रहे थे कि हर जगह माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे पीएच के आने से इसका स्टेबिलिटी बढ़ गया। तो इस तरह से इस सब में माइनस चार्ज सबसे मोस्ट स्टेबल किसको कहेंगे, 6 को, तो इसलिए 6 सबसे आगे आएगा इनॉल कंटेंट में, यानी इसका जो इनॉल बनेगा उसका इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा होगा। 6 के बाद माइनस चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ पे है, तो डेफिनेटली 1 पे होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेबलाइज करने वाला कोई भी ग्रुप लगा हुआ नहीं है। 6 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, समझ में आ रहा है ना ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिस्टेबलाइज करने के लिए नहीं लगा हुआ है, H लगा और H ना स्टेबलाइज करता ना डिस्टेबलाइज करता किसी भी चार्ज को। यहाँ पे माइनस चार्ज एक तरफ H है लेकिन दूसरी तरफ CS, तो एक तरफ से डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे दोनों तरफ से डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है, इसलिए 1 2 3। फिर 4 और 5 में देखो यहाँ पे एक तरफ से तो प्लस आई डिस्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन दूसरे तरफ से प्लस एम के कारण डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है, तो इसलिए 3 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों तरफ से, यहाँ पे एक ही तरफ से प्लस एम लग रहा है, तो 4 5। तो इस तरह से जो करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा वो है 6 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग इस चीज का ध्यान में रखेंगे कि जब भी कंपेयर इनॉल कंटेंट का क्वेश्चन आए तो हमेशा आपको क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोजन हटाना है। एसिडिक हाइड्रोजन को हटाने से माइनस चार्ज बनेगा, उस माइनस चार्ज का आपको स्टेबिलिटी देख लेना है। और स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, ऑलरेडी हम जीओसी में पढ़ाए हुए हैं, तो होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे आप लोग को 7 क्वेश्चन दिख रहा है, इनमें आपको करना क्या है, आपको इनका इनॉल कंटेंट का ऑर्डर बताना है, यानी किस कीटोन का इनॉल कंटेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, क्या बताना है आपको, किस कीटोन का इनॉल कंटेंट ज़्यादा होगा। तो आपको इसके लिए ऐसा नहीं कि हर एक का कीटोन का इनॉल ड्रॉ करेंगे और फिर उन इनॉल का स्टेबिलिटी देखेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या, माइनस चार्ज बनाना है और माइनस चार्ज का आपको सिंपली स्टेबिलिटी देख लेना। और दूसरी बात, यदि कहीं एच बॉन्डिंग हो रहा है, यदि एरोमेटाइजेशन हो रहा है, तो जाहिर सा बात है ऐसे इनॉल जिसमें एच बॉन्डिंग हो रहा है, जहाँ एरोमेटाइजेशन आ जा रहा है, ठीक, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो ऐसे केस में वहाँ इनॉल कंटेंट उसका मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा। तो एक एक करके अब हम लोग करते हैं, तो अपने आप जो भी डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाएगा इतने सारे एग्जाम्पल करने के बाद। चलिए, सबसे पहले बात हम लोग इस स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। इस वाले में यदि इनॉल बनाएंगे तो देखो यार, मैं अब डायरेक्ट इसी यहीं पे एडिटिंग करेंगे, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से इधर देखना और समझना हर चीज़ों को। पहले तो आप लोग खुद से एक बार कोशिश कर लो, ठीक है ना, जितना भी स्ट्रक्चर दिया आप लोग खुद से पहले एक बार ऑर्डर अरेंज कर लो कि क्या होना चाहिए, उसके बाद आप लोग मेरे आंसर पे आ जाना। तो यहाँ पे देखो इनॉल OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यदि यहाँ पे मैं बनाऊँ तो ऐसा कुछ बनेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर और ये क्या है, ओपन स्ट्रक्चर है। क्लोज्ड और ओपन स्ट्रक्चर में इनॉल कंटेंट कहाँ ज़्यादा होगा, तो एक चीज़ ध्यान में रखना आप लोग कि यहाँ पे जो ओपन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो बॉन्ड रहेगा ना p ऑर्बिटल, वो रोटेट कर रहा होगा। ओपन स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ रोटेशन पॉसिबल है, और यदि रोटेशन पॉसिबल है तो ऐसे में पाई बॉन्ड, यहाँ पे देख रहे हो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए जरूरी है 2 ऑर्बिटल का पैरेलल होना। 2 ऑर्बिटल यदि पैरेलल है तो वहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन आसान हो जाता है। लेकिन मान लो एक बॉन्ड रोटेट कर रहा है, ऑर्बिटल रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन से क्या होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन का टेंडेंसी बहुत ही कम हो जाएगा। तो यदि यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल होगा वो बिल्कुल फिक्स्ड होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं है ऑर्बिटल के भी। तो यहाँ पे एच बॉन्डिंग, सॉरी, जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो रिलेटिवली इजियर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एक ऑर्बिटल ऐसा है तो ये तो ओपन स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आसानी से रोटेट कर रहा होगा इधर उधर, इसलिए यहाँ पे जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ इजी है, मतलब यहाँ पे इनॉल का फॉर्मेशन ज्यादा होगा देन दिस वन। समझ में आया ना ये चीज, क्या मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेशन हिंडर्ड है, यहाँ पे रोटेशन फ्री है। रोटेशन यदि फ्री है तो दोनों p ऑर्बिटल, यहाँ कार्बन का p ऑर्बिटल और ये कार्बन का जो p ऑर्बिटल है, जब तक पैरेलल में नहीं आएगा तब तक यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा नहीं, तब तक यहाँ इनॉल बनेगा नहीं।
तो इसलिए यहाँ पे पाई बॉन्ड दोनों का ऑर्बिटल जो p ऑर्बिटल होगा वो किसी एक ही समय पे पैरेलल होगा, जब पैरेलल होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहाँ पे तो ये फिक्स्ड है, दोनों का दोनों एक ही डायरेक्शन में पैरेलल, तो इसलिए यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं, इसलिए यहाँ पे आसानी से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ इनॉल कंटेंट इसका ज़्यादा हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। इस वाले में कंपेयर करते हैं तीनों का इनॉल कंटेंट। यहाँ पे यदि मैं इनॉल बनाता हूँ तो माइनस चार्ज कहाँ बनाना चाहिए मुझे, यहाँ पे या यहाँ पे, आप ही सोचो पहले खुद से। तो यदि यहाँ पे माइनस चार्ज बनाएंगे तो इधर से भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इसको इधर से भी प्लस आई इफेक्ट मिलेगा, इधर भी कार्बन लगा, इधर से भी माइनस प्लस आई इफेक्ट लगेगा। तो इस तरह से इसको ये 3 डिग्री कार्बन आयन है, जबकि यदि माइनस चार्ज यहाँ पे बनाते हैं तो यहाँ पे केवल 2 ही तरफ से माइनस चार्ज मिलेगा। 2 डिग्री कार्बन आयन है, ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 2 डिग्री, इसलिए हम लोग माइनस चार्ज इसमें यहाँ पे बनाएंगे। इसमें चलो देखते हैं, इसमें माइनस चार्ज कहीं भी इधर या इधर बना दो। इस वाले में माइनस चार्ज कहाँ पे आएगा, तो यहीं पे आएगा। इससे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। इस तीनों में सबसे ज़्यादा इनॉल कंटेंट कहाँ होगा, तो इसको मान लो मैं ABC कर देता हूँ, ABC। तो ABC में सबसे ज़्यादा इनॉल कंटेंट कहाँ होगा, अनडाउटेडली C में सबसे ज़्यादा होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि C में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ गया। देख रहे हो, ये पाई बॉन्ड के आते ही, एल्कीन का बनते ही ये कॉन्जुगेशन में आ गया, तो इसलिए C सबसे आगे हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इनॉल कंटेंट C का। अब A और B में कंपेयर करते हैं, तो A और B में जिस सिंपली आपको क्या देखना है, माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे माइनस चार्ज देख रहे हो, ये डिस्टेबलाइज कर रहा है। अच्छा, यदि थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो ये वाला ऐसा था ना, ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला 1 2 3 4, ये 4 कार्बन जो दिख रहा है, ये यदि 4 कार्बन नहीं होता तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस ही नहीं होता, दोनों स्ट्रक्चर सेम होता। ठीक, तो ऐसे में ये एक्स्ट्रा 4 कार्बन लगे होने के कारण ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई के कारण ये माइनस चार्ज देगा, तो इसलिए इस माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी को और कम कर देगा। तो इस तरह से यहाँ स्टेबिलिटी कम हो रहा है, यहाँ पे स्टेबिलिटी कम करने के लिए ऐसा कोई एक्स्ट्रा कार्बन नहीं लगा, तो इसीलिए ज़्यादा स्टेबल किसको कहेंगे, B को, फिर A को। तो यहाँ पे CB, समझ में आया ना पहले क्या किया। सबसे पहले तो वहाँ इनॉल बनाए तो इनॉल आ गया एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में, इस तरह से C सबसे आगे हो गया। A और B में क्या देखे, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम था, बस यहाँ पे ये 4 कार्बन जो एक्स्ट्रा लगा हुआ था, और 4 कार्बन है सबका सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई गिव्स माइनस चार्ज, तो इसलिए माइनस चार्ज देके इसका स्टेबिलिटी और कम कर दिया, इसीलिए यहाँ पे A लास्ट में आ गया। इस दोनों में चलो अब हम लोग कंपेरिजन करते हैं। यहाँ पे यदि इनॉल बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, यहाँ का H+ को निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी H+ निकालने का हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी, एक H+ यहाँ से भी निकाल सकते थे और यहाँ से भी निकाल सकते थे। कहाँ से निकालेंगे, इस वाले हाइड्रोजन को निकालेंगे। क्यों, यहाँ से हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज निकालेंगे तो माइनस चार्ज यहाँ पे बनेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ से H+ निकालेंगे तो माइनस चार्ज इस कार्बन के ऊपर आएगा। अब तुम ही बताओ, माइनस चार्ज इस नाइट्रोजन के ऊपर ज़्यादा स्टेबल है या इस कार्बन के ऊपर ज़्यादा स्टेबल है, तो इस नाइट्रोजन पे ज़्यादा स्टेबल होगा नाइट्रोजन चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज फेवर्स ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसलिए ये माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ से निकालेंगे, ये चीज़ क्लियर है ना। इस वाले में वे भी यहीं से निकालेंगे। चलो अब माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी चला चेक करो, माइनस चार्ज इधर भी रेजोनेंस कर रहा है और इस डबल बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है। क्या यहाँ पे माइनस चार्ज का कोई एक्स्ट्रा रेजोनेंस हो रहा है, नहीं, ये माइनस चार्ज केवल इस C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस कर रहा है। तो इस तरह से हम ज़्यादा स्टेबल इनॉल कंटेंट किसको कह देंगे, इसको। क्यों, ये माइनस चार्ज दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है, ये केवल एक ही तरफ रेजोनेंस कर रहा है। तो इसे मान लो मैं A कह देता हूँ, इसे B कह देता हूँ, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन B। क्यों, यहाँ पे माइनस चार्ज जो बन रहा है वो ज़्यादा रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस कम एंजॉय कर रहा है। तो जहाँ जो ज़्यादा रेजोनेंस एंजॉय करेगा वह ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल तो वहाँ इनॉल कंटेंट भी ज़्यादा होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट 4th वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत बार ये एग्जांपल मैं करा चुका हूँ, इस वाले में H बॉन्डिंग आ जाता है। H बॉन्डिंग आ गया तो सबसे आगे कौन निकल जाएगा, A B और ये हो गया C। A B और C में सबसे आगे आ जाएगा C के बाद A और B में कंपेयर करते हैं। तो A और B में देखो H+ तुम यहाँ से निकालो तो माइनस चार्ज यहाँ, इसमें यहाँ पे निकालोगे तो माइनस चार्ज यहाँ, दोनों में माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो ज़्यादा स्टेबल ये वाला माइनस चार्ज है। यहाँ पे माइनस चार्ज आया लेकिन एक एक्स्ट्रा CH3 लगा हुआ है, CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई गिव्स माइनस चार्ज। यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप इस साइड नहीं लगा है, तो रिलेटिवली ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, तो इसलिए CAB, ठीक है ना, 4th नंबर का।
5th नंबर पे आ जाओ। 5th ना, यदि तुम ध्यान से देखो तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसका जब इनॉल बनाते हैं तो वो एक्चुअली यहाँ से H को निकालते हैं। स्पेस टॉटोमेरिज्म में ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। तो इसका इनॉल कैसे बनाते हैं देखो, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ से H प्लस को निकालते हैं, माइनस चार्ज इस कार्बन के ऊपर आता है, और ये माइनस चार्ज देखो यार, ये सारा का सारा मैं इनॉल किस तरह से बनाते हैं सब बता चुके हैं पहले का वीडियो लेक्चर टॉटोमेरिज्म पार्ट 1 पार्ट 2 में जाके आप लोग देख लेना, आपको मिल जाएगा ये सब का इनॉल। तो यहाँ से H प्लस निकाले, माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करता है प्लस माइनस में, फिर यहाँ पे ब्रेक करता है। तो इसका जो फाइनल इनॉल बनता है वो ये बनता है, मतलब यहाँ पे जो इनॉल बनता है वो एरोमेटिक हो जाता है। तो और यहाँ पे यदि इनॉल बनाएंगे तो इस यहाँ से निकालेंगे ऐसा, यहाँ पे बनाएंगे तो कुछ ऐसा। तो अब बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि कहाँ इनॉल कंटेंट सबसे ज़्यादा होने वाला। इसे A B C कह दे तो A में सबसे ज़्यादा इनॉल कंटेंट आएगा। क्यों A में सबसे ज़्यादा आएगा? क्योंकि इसका जो इनॉल बन रहा है वो एरोमेटिक बन रहा है। फिर दूसरा किसका आएगा? इसका। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे जो इनॉल बन रहा है वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में आ चुका है। यहाँ पे जो इनॉल बनेगा वो सिंपली कोई रेजोनेंस नहीं कर रहा है एक्स्ट्रा, तो इसलिए A के बाद B के बाद C। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे नॉर्मल कॉन्जुगेशन है। तो इस तरह से ये भी 5th वाला भी क्लियर होगा। अब हम लोग 6th और 7th पे आते हैं, थोड़ा इधर मिटा देते, ओके। आपको सिंपली कीटोन बना लेना है जहां जहां आपको दिख रहा है बनाने का जरूरत है, अदरवाइज आप नेगेटिव चार्ज बना के स्टेबिलिटी चेक कर लो। इस वाले में चलो एक एक करके मैं सभी का इनॉल बनाता हूँ। यहाँ पे यदि इनॉल बनाऊँ, यहाँ OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अच्छा, इस वाले में यदि इनॉल बनाऊँ तो यहाँ पे OH कर देता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड। फिर यदि यहाँ इनॉल बनाएंगे तो यहाँ पे देखो ये OH कर देता हूँ, डबल बॉन्ड यहाँ पे कर देता हूँ। चलो ये पता है ना, यहाँ पे दोनों डबल बॉन्ड O जो था वो दोनों इनॉल मतलब दोनों टोटोमराइज कर जाएगा। यहाँ पे भी इनॉल बनेगा और यहाँ पे भी इनॉल बनेगा। इस तरह से यदि यहाँ पे चेक करें तो पहले हम लोग इस वाले ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं पहले ही ड्रॉ करके सिखा चुका हूँ किस तरह से इनका इनॉल बनाते हैं। तो आप लोग वो लेक्चर जरूर देख लेना जो नहीं देखे हुए। डायरेक्ट आप लोग इस लेक्चर में आके सोच रहे हो कि आप सब कुछ आपको समझ आ जाएगा, तो बिल्कुल नहीं आने वाला, कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए पहले जरूरी है कि जो पहले मैंने पढ़ाया है उसको आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाओ, उसको अच्छे से देख लो, उसके बाद यहाँ आना, अदरवाइज ये सब ऊपर से पार होने वाला आपका। तो यहाँ पे इनॉल बन गया। इसी तरह से यहाँ यदि बनाना हो तो अच्छा ये, फिर यहाँ पे इसको हटाएंगे OH यहाँ पे, फिर इसी तरह से इसको हटाएंगे और यहाँ पे। अब ये चीज़ आपको क्लियरली दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा इनॉल कंटेंट कहाँ होने वाला। तो अगेन ABC यदि नंबरिंग कर दे तो C में सबसे ज़्यादा, C के बाद फिर यहाँ पे देख रहे होंगे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन B, फिर B के बाद नॉर्मल कॉन्जुगेशन A। ओके, चलिए अब हम लोग इस वाले एग्जांपल पे आते हैं। इस वाले में देखें तो यहाँ पे O हटाएंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे OH यहाँ पे। क्या ये एरोमेटिक हो रहा है रिंग? चेक करो तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और इस वाले को तोड़ेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये प्लस चार्ज के कारण रेजोनेंस कंप्लीट हो गया। पाई इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है? 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट कॉन्जुगेशन, साइक्लिक कॉन्जुगेशन। तो इस तरह से ये रिंग एरोमेटिक हो रहा है। अच्छा, इस वाले बॉन्ड को हम लोग नहीं तोड़ सकते, यहाँ पे हम लोग फिर नहीं कर सकते इसका टोटोमराइजेशन, केवल एक का ही होगा। यहाँ पे बॉन्ड आ गया, फिर इसका नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते इसको इनॉल में कन्वर्ट? क्योंकि यहाँ पे कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं बचा हुआ है, सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज हो गए। तो इसलिए अब ये एज इट इज़ इसी तरह से रह जाएगा, ठीक। हाँ, लेकिन ये इस तरह से तो मतलब रेजोनेट शो कर सकता है ना, तो इस तरह से ये रिंग एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे आओ, यहाँ पे यदि चेक करें तो ये डबल बॉन्ड हटेगा, इसमें यहाँ से प्लस चार्ज हटाएंगे तो यहाँ पे OH। चलो यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं हम लोग? यहाँ पे भी ये रिंग अगेन देखेंगे तो एरोमेटिक हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये भी रिंग एरोमेटिक हो रहा है, ये भी रिंग एरोमेटिक हो रहा है। तो अब यहाँ पे इनॉल कंटेंट इस दोनों में किसका ज़्यादा कहेंगे? तो ध्यान से यदि देखा जाए तो यहाँ पे जो OH आ रहा है वो इस C डबल बॉन्ड O के साथ इंट्रा मॉलिकुलर H बॉन्डिंग शो करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये OH मेटा पोजीशन पे जा चुका है और यहाँ पे H बॉन्डिंग होना संभव नहीं है, नो H बॉन्डिंग। याद रखिएगा H बॉन्डिंग हमेशा ऑर्थो पे ग्रुप लगाओ तो ही H बॉन्डिंग होता है, यदि मेटा और पैरा पे तो H बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे H बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे H बॉन्डिंग हो रहा है। तो एरोमेटिक तो दोनों था, लेकिन यहाँ H बॉन्डिंग था, यहाँ पे H बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं था, इसलिए इसमें ज़्यादा इनॉल कंटेंट कहाँ आएगा? A में देन B। ये आप लोग हर क्वेश्चन के नीचे आप लोग रीजन एक्सप्लेनेशन जो मैं दे रहा हूँ ना, वो आप लोग अपने शब्दों में लिखते चलेंगे ताकि बाद में चलकर आपको दिक्कत ना हो। तो इस तरह से इनॉल कंटेंट का हमने ऑर्डर देख लिया, किस तरह से देखते हैं। ओके, तो आप लोग पहले इतना नोट कर लो। नेक्स्ट हमें को बहुत बार सवाल स्टेबिलिटी से रिलेटेड मिलता है, मतलब ऐसे में आपको 2 टोटोमेरिक स्ट्रक्चर दे दिया गया हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो टोटोमर्स जो है वो कीटो इनॉल टोटोमर्स हुई ही हो।
टोटोमर्स ही हो, उसके जगह पे कोई भी दो डिफरेंट टोटोमर्स दिया हो सकता है, तो ऐसे में स्टेबिलिटी कंपेयर करने को बोल देते हैं इस दो फॉर्म में कौन ज़्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल। या फिर बहुत बार सवाल इस तरह से पूछा जाता है इस रिएक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम के लिए का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, ये सब चीज़ें कैसे देखते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी के इक्विलिब्रियम से रिलेटेड सवाल आए तो आपको क्या देखना है, इस दोनों फॉर्म में कौन ज़्यादा स्टेबल। यदि ये ज़्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, तो के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि के इक्विलिब्रियम जो होता है वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। यदि कहीं प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ऐसे में प्रोडक्ट बड़ा हो जाएगा, रिएक्टेंट छोटा, तो के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 मिलेगा। लेकिन मान लो कहीं रिएक्टेंट मोर स्टेबल निकल जाता है, यदि रिएक्टेंट मोर स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 हो जाएगा उस केस में। चलिए अब हम लोग एक एक करके इन सभी एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला फॉर्म में चलो देखते हैं, पहला फॉर्म में कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल। तो यहाँ पे पहले ये देखो कि इससे बनाया कैसे गया है। तो यहाँ पे इस H प्लस को निकाला गया, ये माइनस चार्ज आया, फिर ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक किया होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस, ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पे जब माइनस आया तो ये वाला बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक हुआ। ये जैसे NH पे माइनस गया होगा, ये H प्लस आके इस पर अटैक करते होगा। ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है तो ड्रॉ द टॉटोमर्स के में आप लोग को ये चीज़ हम बता चुके हैं ऑलरेडी। तो एक बार आप लोग यदि नहीं देखे हो तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो फिलहाल ये स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर बन गया, और यदि वापस हमें इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर बनाना हो तो क्या करेंगे, अब हम लोग इस हाइड्रोजन को निकाल देंगे, इस हाइड्रोजन को हम लोग निकाल देंगे। चलो मैं इसे अलग से कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने इस हाइड्रोजन को निकाल दिया। तो इस हाइड्रोजन को जब निकालेंगे तो माइनस चार्ज यहाँ आएगा, और इस हाइड्रोजन को निकालेंगे तो माइनस चार्ज यहाँ आएगा। बताया था कि जब भी दो फॉर्म दिया हो, टोटोमर्स दिया हो, तो ऐसे में आपको यदि स्टेबिलिटी चेक करना हो तो आपके पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो क्या है, आपको केवल और केवल नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी चेक करना है। तो दोनों में से माइनस चार्ज कौन स्टेबल है, और इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जब जो भी होता है वो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से वीक एसिड वीक बेस की ओर जाता है, और इक्विलिब्रियम हमेशा इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। मतलब जो स्ट्रॉन्ग से वीक की ओर है वही रिएक्शन मतलब कि फॉरवर्ड में होगा, और ऐसे में आपका मेजर वीक एसिड वीक बेस वाला कंपोनेंट होगा सॉल्यूशन में। चलो चेक करते हैं यहाँ पे वीक एसिड किस साइड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखना एक चीज़, पहली बात यहाँ पे माइनस चार्ज रेजोनेंस में यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, इसमें भी रिंग एरोमेटिक हो रहा है, इस वाले में भी रिंग एरोमेटिक हो रहा है। इसको लेकर कंफ्यूज मत होना, यहाँ रिंग एरोमेटिक नहीं हो रहा है। देखो यदि इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो प्लस माइनस आएगा, और ये प्लस माइनस आते ही देखो ये रिंग एरोमेटिक हो गया। इस माइनस चार्ज को डबल पढ़ो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये भी रिंग एरोमेटिक है। यहाँ पे यदि चेक किया जाए तो ये तो ऑलरेडी एरोमेटिक है, तो ये माइनस चार्ज भी एरोमेटिक है, मतलब ये पहला वाला पार्ट भी एरोमेटिक है, दूसरा पार्ट भी एरोमेटिक है। तो अब दोनों में से माइनस चार्ज किस माइनस चार्ज को मोर स्टेबल कहेंगे। तो आप लोग को जीओसी में ये चीज़ हम पढ़ाएं, यदि कभी माइनस चार्ज या प्लस चार्ज के कारण एरोमेटिसिटी बढ़ जा रहा है, किसी मॉलिक्यूल में एरोमेटिसिटी आ जा रहा है, तो ऐसे में उस प्लस माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे देखो इस माइनस चार्ज, अब यहाँ पे पहले लोन पेयर भी था नाइट्रोजन के पास, ये लोन पेयर भी पहले इस कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा था, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन H प्लस के हटने से अब माइनस चार्ज आ गया। अब माइनस चार्ज और लोन पेयर में कौन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो ध्यान रखिएगा हमेशा माइनस चार्ज ही, नेगेटिव चार्ज ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता। तो ये नेगेटिव चार्ज के कारण देखो यहाँ पर रिंग एरोमेटिक हो गया, लेकिन इस रिंग के कारण, इस माइनस चार्ज के कारण क्या ये रिंग एरोमेटिक हो रहा है, नहीं, ये तो पहले से ही एरोमेटिक है। इस नेगेटिव चार्ज का कोई रोल नहीं है इस मॉलिक्यूल को एरोमेटिक बनाने में, लेकिन यहाँ पे इस माइनस चार्ज का एक बहुत बड़ा रोल है इस रिंग को एरोमेटिक बनाने में। माइनस चार्ज नहीं होता तो ये रिंग एरोमेटिक नहीं होता। तो यदि नेगेटिव चार्ज के कारण कहीं एरोमेटाइजेशन आ रहा है, एरोमेटिसिटी आ रहा है, तो वो माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है और ये कम स्टेबल। तो इस तरह से ये माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल, मतलब ये एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, और इधर का एसिड को हम लोग वीक एसिड कहेंगे। और रिएक्शन हमेशा प्रोसीड करता है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक। इसका मतलब सॉल्यूशन में ये ज़्यादा अमाउंट में होगा, ये कम, यानी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम। ऐसे हम लोग के इक्विलिब्रियम क्या कह देंगे, ग्रेटर देन 1। क्यों, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। इसी तरह से हम लोग इस वाले पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे चलो देखते हैं, H प्लस हटाए तो यहाँ पे प्लस, यहाँ से H प्लस हटाए तो यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस हटाए तो माइनस। अब नाइट्रोजन पे माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस, सिंपली क्या देख लेंगे, माइनस चार्ज कहाँ ज़्यादा फेवर होता है, स्टेबल होता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस चार्ज ज़्यादा फेवर होगा, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल। यानी ये माइनस चार्ज यदि ज़्यादा स्टेबल, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गर एसिड रहा था और ये वीक एसिड रहा होगा। रिएक्शन किधर भागेगा, राइट टू लेफ्ट, यानी मोर स्टेबल पार्ट अब ये होगा। और ऐसे में यदि ये ज़्यादा स्टेबल है तो ऐसे में के इक्विलिब्रियम यहाँ पे हम क्या कह देंगे, लेस देन 1। क्यों, क्योंकि अब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है सॉल्यूशन में। थर्ड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड वाले पार्ट पे क्या हो रहा है,
यहाँ से H प्लस हटाएंगे तो O पे माइनस आएगा, यहाँ से H प्लस हटाएंगे तो इस पे माइनस आया। क्या देख रहे हैं, ये वाला पार्ट स्ट्रांग है और ये वाला पार्ट वीक है। तो इस तरह से स्ट्रांग और वीक में हमेशा कौन सा पार्ट मेजर होता है, वीक वाला पार्ट। तो वीक यदि पार्ट मेजर है तो ऐसे में हम क्या कह देंगे इसके लिए, के इक्विलिब्रियम अगेन लेस देन 1। क्यों, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है इसलिए। तो के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरह से के इक्विलिब्रियम इसके लिए भी लेस देन 1 हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे अब देखो, यदि यहाँ पे मैं इनॉल बना भी दूँ तो क्या होगा, फेनॉल, ये देखो ये एक्चुअली जो स्ट्रक्चर दिया है ना, ये कीटो फॉर्म है और इसी का ये इनॉल दिया हुआ है। क्या ये रिंग पहले से एरोमेटिक था, तो एरोमेटिक नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखो ये अब एरोमेटिक हो चुका है, ठीक। तो यहाँ पे ये एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक है तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, दिख रहा है कि ये एरोमेटिक है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, इसका स्टेबिलिटी कहीं ज़्यादा होगा इससे। और यदि ये ज़्यादा स्टेबल है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ठीक। तो ये स्टेबिलिटी पे बेस्ड कुछ इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चन को डील करना है ये मैं बता चुका है। तो इस तरह से टॉटोमेरिज्म का जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो खत्म हो चुका है, ठीक। तो आप लोग एक बार अच्छे से नोट करके एक बार जरूर इस चीज़ को, जितना भी मैं क्लास में क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आप खुद से एक बार पहले कोशिश करने की कोशिश करना, खुद से पहले अटेम्प्ट करना, तो आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे, सीख पाओगे। ओके, आप लोग अब इस चीज़ को नोट कर लो। थैंक यू।